गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा चैप्टर है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। आपको पता है महाद्वीप जो होते हैं आपस में अलग होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, समुंदर होता है। तो एक ऐसा साम्राज्य है जो 3 अलग-अलग महाद्वीपों में है। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब। और वो साम्राज्य कौन सा है? रोम। तो चलिए आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आजकल के कोरोना के टाइम के बारे में बता दें। आपको पता ही है, आपको स्कूल नहीं आना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कोरोना जो है बहुत तेज़ स्पीड से फैल रहा है। एक ख़तरनाक बीमारी है और इससे बचाव का एक ही तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, आपस में डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस आपस में होना। और इसके अलावा अगर हमें कभी बाहर निकलना पड़ता है तो हमें मास्क ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे सांस के थ्रू, सांस से फैलता है। जब हमको छींक आती है, खांसी आती है, तो जिस व्यक्ति के जो कोरोना से पीड़ित है उसके वायरस दूसरे इंसान तक पहुंच सकते हैं और उससे और लोग भी इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें जब भी बाहर निकलना है हमें मास्क ज़रूर पहनना है। इसके अलावा हमें और क्या करना है, हमें बार बार हाथ धोने हैं साबुन से। कोई भी आप साबुन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसके लिए बहुत महंगा साबुन लिया जाए। और अगर आपके पास साबुन अवेलेबल नहीं है या पानी नहीं है तो ऐसे में आप एक सैनिटाइज़र अपने पास रखो, हैंड सैनिटाइज़र, जिसमें 70% कम से कम अल्कोहल हो। ठीक है, आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे सैनिटाइज़र्स मिल रहे हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो एक शीशी आपके पास होनी चाहिए जब भी आप घर से बाहर निकलें। तो ये तो हुआ हमारा कोरोना टाइम में किस तरह हमने अपने को भी सुरक्षित रखना है और औरों को भी सुरक्षित रखना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। और ये साम्राज्य कौन सा था? रोम साम्राज्य। और ये कौन से 3 महाद्वीप थे जिसमें फैला हुआ था? देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको शुरू की लाइन में ही दिख रहा है कि रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, तो पहला क्या हो गया? यूरोप। और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिम एशिया, दूसरा हो गया एशिया। एशिया का जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग कौन सा होता है? जो आपके उल्टे हाथ की तरफ होता है। ठीक है, और उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा, जो अफ्रीका है उसका उत्तरी भाग, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था। तो 3 कौन कौन से इसमें महाद्वीप आ गए? यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। इस अध्याय में यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का संगठन या गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इनके भाग्य को बनाया, संवारा, और साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। अब बताओ, अलग अलग, आप इंडिया में एक ही इंडिया है लेकिन अलग अलग स्टेट हैं, तो ही कितनी भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग त्यौहार, रीति रिवाज मिलते। तो यहाँ तो 3 महाद्वीप थे, तो यहाँ के लोग कैसे थे? अलग अलग भाषाएं बोलते थे। इस साम्राज्य के अलग अलग उनकी संस्कृति थी और बहुत ही वैभवशाली थे। यहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी मजबूत थी। आज तक भी जो है बहुत सारी जगह पे स्त्रियों की स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन उस टाइम पे, इतने टाइम पहले भी जो रोम साम्राज्य था वहाँ स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी। इस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था।
5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय में पश्चिम से साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी और आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसने अपनी शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया। अब देखिए, आ जाते हैं हम रोम के इतिहासकारों के पास क्या स्रोत थे जिससे हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। आपको पता है इतिहास जो होता है बहुत ही पुरानी चीज़ है, उसके बारे में बताने के लिए कोई भी इस टाइम तक उस समय का जीवित नहीं होगा। तो उसके बारे में हमें किस किस चीज़ों से पता चलता है वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है, बहुत सारा स्रोत है जिससे पता चलता है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पाठ्य सामग्री। ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ मिला है जिससे को हम पढ़ के उस टाइम के बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा है प्रलेख या दस्तावेज, और उसके बाद तीसरा आ जाता है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष क्या होते हैं? जैसे मंदिर के अवशेष हो गए, उन वहाँ की जो इमारतें थी उनके अवशेष हो गए, या कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, ठीक है ना, पत्थरों के ऊपर लोग खुदाई कर देते थे, वो अवशेष मिल गए, सब हो जाते हैं भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में क्या क्या शामिल है? समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे क्या कहते हैं? वर्ष वृतांत। तो जो उस टाइम के व्यक्ति थे उन्होंने उस समय के इतिहास को लिखा, जिसे वर्ष वृतांत कहते हैं, वो हमें मिला है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनल्स, क्योंकि ये वृतांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे इसलिए वर्ष वृतांत कहते हैं। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून, ये सारी चीज़ें भी मिली हैं जिसको हमें पढ़ के उस टाइम का पता चलता है। दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपायरस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। अच्छा, जो दस्तावेज थे वो किस चीज़ पे लिखे हुए थे? उस टाइम पे हमारे जैसे आज का कागज़ होता है ऐसा कागज़ नहीं था, वो पेपायरस नाम का एक पेड़ होता था, उसके पत्तों पे लिखा करते थे। ठीक है, पांडुलिपियों के रूप में। पांडुलिपि क्या होता है? जो हाथ से लिखा होता है। प्रिंटिंग मशीन भी नहीं थी कि लिया प्रिंट कर दिया, सब कुछ हाथ से लिखा जाता था। और किस पे लिखा जाता था ये आपने याद रखना है, पेपायरस पेड़ के पत्तों पर। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे। आजकल भी देखा होगा कई जगह पत्थरों पे खुदाई करके कुछ कुछ लिखा जाता है। तो जो उत्कीर्ण अभिलेख थे वो कहाँ मिलते थे? शिलाओं पर खुदे हुए मिलते थे, इसलिए वह नष्ट नहीं हुए थे। अब शिलाएँ वो आराम से तो नष्ट होती नहीं हैं, सालों साल रहती हैं, तो इसलिए वो नष्ट नहीं हुए क्योंकि वो शिलाओं पे खुदे हुए थे। और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लतानी में पाए गए। कौन सी भाषाओं में लिखे गए हैं? यूनानी और लतानी में। पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था। पेपायरस क्या चीज़ है जिसके पत्ते पे लिखा जाता था? वो एक सरकंडे जैसा पौधा होता था। देखा है सरकंडा? जिसके ऊपर कई बार कुल्फ़ी वगैरह भी लगी भी होती है, होता है ना, निकाल के देते हैं वो अपने सांचे में से, वो वाली, वो होता है सरकंडा। तो पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। कहाँ उगता था ये? नील नदी के किनारे उगता था, सरकंडे जैसा पौधा था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं और पेपायरोलॉजिस्ट यानी पेपायरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। पेपायरोलॉजिस्ट कौन होता है? जो पेपायरस पे लिखे हुए लिपि को पढ़ता था कि क्या लिखा हुआ है। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। अब तीसरी चीज़ ऊपर क्या बताई थी स्रोतों में? भौतिक अवशेष क्या क्या है उसमें? जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज से मिलती हैं, जैसे इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं। तो भौतिक अवशेषों में क्या आ जाते हैं? इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की रचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में
एक प्रकार की ही जानकारी देते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर एक अत्यंत मिलाकर देखना बहुत ही उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों से अंतर संबंध बनाता है, यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कुछ लिखी हुई मिल रही हैं, कुछ पढ़ने की मिल रही हैं, कुछ भौतिक अवशेष मिल रहे हैं। तो जो पुरातत्वविद होते हैं वो इन सब चीज़ों को देखते हैं, उनमें कॉमन देखते हैं कि क्या चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, एक सा चीज़ों को दर्शा रहे हैं, और किस तरीके से उनका संबंध निकाल के और हम कुछ इतिहास के बारे में जानकारी कहते हैं। तो ये सब उसकी कुशलता के ऊपर निर्भर करता है कि कोई इतिहासकार कितना कुशल है कि वो जो उसको अलग अलग चीज़ें मिली हैं उन सबको मिला के उस काल की एक पिक्चर हमारे सामने पेश करता है कि उस टाइम पे क्या था, कैसा था और क्या रहा था। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में, देखो अब इसमें हमें काल बताया कि हम किस समय के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि जगह तो आज भी है ना, लेकिन हम किस काल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इंडिया पहले भी था, इंडिया अब भी है, लेकिन अगर हम बहुत साल पुराने इंडिया के बारे में बात करते हैं तब कुछ और यहाँ पे स्थिति थी, आज हम बात करते हैं तो कुछ और स्थिति है। तो इसलिए काल का जानना बहुत ही आवश्यक है कि हम किस काल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम जो काल हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। यह हम 7वीं शताब्दी का काल पढ़ रहे हैं। 7वीं शताब्दी क्या होती है, जो 600 में चलती है ना, 610, 620, 630, ये सब 7वीं शताब्दी हो गई। 5वीं शताब्दी की है जो 400 में चलती है। और ईसा मसीह के जन्म से लेके 7वीं शताब्दी तक जो के काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और उस टाइम पे 2 शक्तियाँ थी, एक तो थी रोम और दूसरी थी ईरान। ठीक है, रोम और ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, मतलब आपस में वो लड़ते रहते थे। पास पास थे रोम और ईरान, और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति थी और आपस में क्या करते थे, लड़ते ही रहते थे। क्यों? वो एक दूसरे, यही है जो शक्तिशाली राजा होते हैं, वो दूसरे उस पर शासन करना चाहते हैं, दूसरे के राज्य को अपने में मिलाना चाहते हैं, इसके लिए लड़ते थे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। तो मेनली तो हम इस चैप्टर में किसके, रोम के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके ईरान बिल्कुल पास में था, उसके साथ उसके लगातार युद्ध होते रहते थे, उसका प्रतिद्वंदी था, तो बीच बीच में ईरान के बारे में भी जिक्र होता रहेगा इस चैप्टर में। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नज़र डालें तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था रोम जो था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, एक तो है यूरोप, अफ्रीका और तीसरा एशिया। तो यूरोप और अफ्रीका जो है एक समुद्र के द्वारा अलग किए हुए हैं, और वो समुद्र कौन सा है, जो पश्चिमी स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। और इस समुद्र को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। देखो ये दिख रहा है भूमध्य सागर यहाँ पे, ठीक है ना। ये किसको अलग कर रहा है, यूरोप और अफ्रीका को। ये ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, ठीक है। और रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। तो जो रोम था वो जो है भूमध्य सागर के उत्तर दक्षिण दोनों दिशाओं में ऊपर नीचे सब तरफ इसका प्रभुत्व था। 2 महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था। इसकी सीमा का निर्धारण कैसे होता था, 2 नदियाँ थी राइन और डैन्यूब। देखो यहाँ पे ये राइन नदी दिख रही है आपको, और इधर डैन्यूब दिख रही है। तो
उन नदियों से इसकी सीमाओं का निर्धारण होता था कि यहाँ तक इसकी सीमा है। और दक्षिणी सीमा जो थी इसकी, दक्षिण कौन सा होता है, नीचे की तरफ, सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। नीचे जो है ये सहारा का मरुस्थल है, ये सब जो है इस रोम साम्राज्य में आ जाता था। अच्छा, इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन दोनों महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ताचीन कहा करते थे। ठीक है, ताचीन जो था वो इन दोनों महान शक्तियों रोम और ईरान के बीच में बटा हुआ था। साम्राज्य का आरंभिक काल। तो बच्चों, आज हम चैप्टर के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको अच्छी तरह रीड कर लें, उसके बाद हम इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।